Hello students, my name is Rupesh Sharma. I teach in PPSP MIC नानकमत्ता. स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटिव कुछ टॉपिक्स मैंने बता रखे हैं। अभिक्रिया की दर क्या है, वेग की दृष्टि से अभिक्रिया के प्रकार क्या है और अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। 2 कारक रह गए हैं और जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ अभी एक टॉपिक जो नया स्टार्ट करूंगा वो है अभिक्रिया की आणविकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रभावित कारक कौन से अभिक्रिया की दर को। तो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक 2 रह गए थे। एक रह गया था पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या प्रभाव होता है। अब देखिए, जैसे एक बात ये चीज ध्यान रखिए कि जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसमें अभिक्रिया की गति बढ़ेगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये चीज ध्यान रखें कि अभिक्रिया की गति डिपेंड पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द सरफेस एरिया। मतलब जैसे जैसे अभिक्रिया की गति बढ़ती जाएगी पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान उतना ही बढ़ता जाएगा। अब कैसे, इसको एक उदाहरण के तौर पर देखिए। जैसे बड़े बड़े कोयले होते हैं, कोयले के जो टुकड़े बड़ा कोयला होता है, तो जब कोयले को जलाया जाता है उसको छोटे टुकड़े किए जाते हैं और जब छोटे टुकड़े किए जाते हैं उसका एरिया बढ़ जाता है और जब उसका एरिया बढ़ जाता है तो उनको जलाया जाता है, अभिक्रिया लंबी समय तक रहती है। तो इसका मतलब बड़े में एरिया कम होता है, मतलब अब जब हम तोड़ेंगे तो एरिया और बढ़ेगा और तोड़ेंगे तो और एरिया बढ़ेगा। तो जितना जितना पृष्ठीय एरिया बढ़ता रहेगा, क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, उसमें अभिक्रिया की गति उतनी ही बढ़ जाएगी। इसके बाद लास्ट टॉपिक इसमें आया है कौन सा, दाब का प्रभाव। देखिए, अब अभिकारक अणु, ये अभिकारक अणु, अब इन पर प्रेशर दिया जाए, दबाव डाला जाए तो अभिकारक अणु क्या आएंगे, पास पास आ जाएंगे। जब पास पास आएंगे तो क्या होंगे, उनके मध्य में टक्कर होने लगेगी। पास पास आएंगे तो आपस में लड़ेंगे और जब टक्कर होगी तो उत्पाद बनेगा, उत्पाद बनेगा तो अभिक्रिया की गति बढ़ेगी। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दाब बढ़ाने पर भी अभिक्रिया की गति बढ़ती है, क्योंकि दाब बढ़ाने पर अभिकारक अणु संगठित हो जाते, मतलब जुड़ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। और जब अभिकारक अणु पास पास आ जाते हैं तो उनके मध्य में टक्कर होने लगती है और टक्कर होने लगती है तो अभिक्रिया की गति उससे क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये चीज़ हमें याद होना चाहिए। अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ टॉपिक पूरा हो चुका है। अब बात करते हैं हम आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता, जो यहाँ पर नया टॉपिक आता है। अभिक्रिया की आणविकता, इंग्लिश में मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। किसी अभिक्रिया में जितने जितने अभिकारक अणु भाग लेते हैं, किसी अभिक्रिया में जितने जितने अभिकारक अणु भाग लेते हैं वो उसकी आणविकता कहलाती है। किसी अभिक्रिया में जितने अभिकारक अणु भाग लेते हैं वो उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं।
अभी किसी केमिकल रिएक्शंस में हम जितने रिएक्टेंट्स लेंगे उतने ही क्या होगा, उसमें अभिक्रिया की आणविकता होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैंने रिएक्शंस ली, अगर मैंने यहाँ पर लिया कि C12H22O11 प्लस H2O एरो C6H12O6 प्लस C6H12O6, यहाँ पर एक अभिकारक अणु ये हुआ, एक अभिकारक अणु, उत्पाद से कोई मतलब नहीं है इसका। तो जितने जितने अभिकारक अणु भाग लेंगे वो उतनी ही आणविकता कहलाएगी। तो एक चीनी का अणु, एक जल का अणु, आणविकता इसकी कितनी हो गई? 2 हो गई। दूसरा एग्जाम्पल में हम देखें, अगर N2 प्लस O2 एरो 2NO, तो अभी N2 एक अणु हो गया, O2 एक अणु हो गया, आणविकता कितनी हो गई इसकी? 2 हो गई। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यदि भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या 1 है तो आणविकता 1 होगी। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या 2 है तो आणविकता 2 होगी। अभिकारक अणुओं की संख्या 3 है तो आणविकता 3 होगी। ये 3 तक कम से कम देखा जाता है। इसका और एग्जाम्पल मैं और देता हूं कि यहां पर हमने लिया H2O2 एरो H2O प्लस हाफ O। यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का केवल एक ही अभिकारक अणु भाग ले रहा है तो उसकी आणविकता कितनी होती है? 1 होती है। तो जितने अभिकारक अणु भाग लेंगे उतनी ही उसकी आणविकता कहलाएगी। SnCl2 प्लस 2FeCl एरो SnCl4 प्लस FeCl। किस तरह का कोई एक एग्जाम्पल मान लो, तो अभिकारक अणु यहाँ कितना है? 1 और यहाँ कितना है? 2। इसकी आणविकता कितनी हो गई? 3। तो यहाँ पर सिर्फ इतनी बात आपको समझनी है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, मैंने ऐसे मान ली रिएक्शन, कहीं पर हो सकता त्रुटि हो, लेकिन आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस ये देखना है जितने अभिकारक अणु किसी अभिक्रिया में भाग लेंगे वो उसकी अभिक्रिया की आणविकता कहलाएगी। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, कम चीज़ें हैं और आपको, मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया और पहले भी बताया हूँ, अगर मैं हूँ तो केमिस्ट्री सरल है।